नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे राजधानी शिमला की खबर के साथ। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 10 अक्टूबर को सोलन आएंगे। इस दौरान वह सोलन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पंच परमेश्वरों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में करीब 2500 पंच परमेश्वर शामिल होंगे। सभी को नड्डा आगामी चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देंगे। इसके अलावा केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को भी घर घर पहुंचाने के लिए आह्वान करेंगे। नड्डा के प्रवास को लेकर सोलन में गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं को सम्मेलन को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई। भाजपाई नड्डा के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए जुट गए हैं। प्रदेश खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि नड्डा 10 अक्टूबर को सोलन प्रवास पर होंगे। उन्होंने कहा कि नड्डा का सोलन में जोरदार स्वागत किया जाएगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना जी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। जगत प्रकाश नड्डा एक बार फिर से हिमाचल के दौरे पर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है और इसी चुनाव अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका 2 दिन का जो कार्यक्रम है वो हिमाचल का बना है। 9 और 10 को वो हिमाचल आएंगे। 9 को वो बिलासपुर होंगे और बिलासपुर में जो है वहाँ पे जो चुनावी जो टिकट आवंटन है, विभिन्न जो चीजें हैं उनको लेकर बैठक करेंगे। और 10 को वो सोलन में जो है वहाँ पे जो है पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो है 10 अक्टूबर को ही कहा जा रहा है कि प्रदेश कोर कमेटी की बैठक का भी आयोजन होगा, जिसमें टिकट आवंटन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और टिकट आवंटन को लेकर जो है मंथन होगा। तो मतलब ये एक महत्वपूर्ण दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्योंकि इसके बाद जो है फिर से कहा जा रहा है कि 14 या 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी फिर हिमाचल के दौरे पर आ सकते हैं। जी टीना जी, आपसे हम ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिन पंच परमेश्वरों के सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए जेपी नड्डा आ रहे हैं सोलन, ये किस तरह का सम्मेलन है? जी देखिए, इसमें जो है पंचायत जो प्रतिनिधि है वो शामिल होंगे और पंच परमेश्वर, क्योंकि जो भाजपा है वो अपने हिसाब से जो है वो ये जो पंच परमेश्वर है और जो इनका पन्ना प्रमुख है, इस तरह के जो लोगों का वो बनाती है, समूह बनाती है, उन्हीं का लेके जो है पंच परमेश्वर होगा। और पंच परमेश्वर के इसमें जो है पंचायत से जुड़े जो लोग होंगे वो उनका कार्यकर्ताओं का जो एक सम्मेलन है वो होगा। और ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी को लेकर इसी में जो है नड्डा जो है चुनावी जो आगे का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही यहाँ पे जो है अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे और अपनी जो तैयारियां हैं उसको लेकर जो है वो कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेंगे। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि क्या जेपी नड्डा के साथ किसी और बड़े नेता के यहाँ आने की उम्मीद है, या अभी खाली जेपी नड्डा अकेले इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आएंगे? और कल बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है, उस बैठक के बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण दौरा जेपी नड्डा का, और अभी जो फिलहाल जानकारी मिली है, जेपी नड्डा अकेले हिमाचल पहुंचेंगे और यहाँ पे जो है 2 दिन वो रहेंगे। और पिछले कल की जिस तरह की आप बैठक की बात कर रहे हैं, कोर ग्रुप की बैठक से पहले जो है भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति काफी सक्रिय है यहाँ पे, उनकी जो एक बैठक है वो हुई थी। और जो राजीव बिंदल है जो उसके अध्यक्ष है, उन्होंने वो बैठक ली थी। और इस बैठक में जो चुनाव प्रबंधन समिति है, उन्होंने जो विभिन्न उप समितियां, क्योंकि 21 उप समितियों को इन्होंने गठन किया था, उनकी जो है बैठक ली और उनसे जो है फीडबैक लिया है कि किस तरह का फीडबैक मिला है। क्योंकि अभी जो है जो इनका घोषणा पत्र है भाजपा का वो बनना है, और उसमें क्योंकि ये उप समितियों का गठन इसलिए किया गया था कि जो चुनाव घोषणा पत्र में जो चीजें शामिल करनी है, इन उप समितियों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई थी कि वो लोगों के बीच आकर मिले और लोगों से पूछे कि वो क्या चाहते हैं, आगामी जो आने वाली सरकार है उससे क्या अपेक्षाएं हैं और क्या वो उम्मीदें रखते हैं। तो ये 21 उप समितियों का जो फीडबैक है उसको लेकर जो कल है वो एक महत्वपूर्ण बैठक दीप कमल कार्यालय चक्कर में जो है भाजपा की हुई। और उसमें जो है उप समितियों ने अपना फीडबैक भी दिया है और बताया है कि किस तरह से जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि जो आगामी जो सरकार बने वो किस तरह की जो है उनके लिए राहत या उनके लिए घोषणा या उनके लिए जो योजना है वो लेकर आए।
तो ये जो आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद जो 10 तारीख को जब नड्डा हिमाचल पहुंचेंगे तो वो पथ परमेश्वर सम्मेलन के साथ साथ जो है विभिन्न तैयारियों की जायजा लेने के साथ साथ जो है वो ये जो प्रदेश कोर समिति की बैठक है उसमें शामिल हो सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। अब राजधानी मुंबई की खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई बीजेपी नेता और उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी स्लम पुनर्वास, झुग्गी मुक्त मुंबई और गरीबों के लिए अपने आधिकारिक आवास के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सांसद शेट्टी ने कई वर्षों तक स्वयं को इस काम के लिए समर्पित कर दिया है। वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए स्लम पुनर्वास के लिए संशोधित जीआर जारी किया था, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। सांसद गोपाल शेट्टी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर सभी स्लम पुनर्वास विभाग, नगर निगम, गृह मंत्री, निर्माण मंत्री और स्लम रिहैबिलिटेशन कॉरपोरेशन तक सर्व अधिकारियों को लगातार मिलते रहे और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सभी से बात करते रहे, लेकिन अक्सर किसी न किसी कारण से झुग्गी पुनर्वास और मुंबई झुग्गी मुक्त के काम में बाधा उत्पन्न होती ही रही। कुछ हुआ वो बताइए। मैं मानता हूँ कि ये सारा भगवान करवाते हैं। इस साल के रावण धन को मैंने स्लम फ्री मुंबई के साथ में जोड़ दिया और मैंने पहले इसमें लिखा था कि भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट उस झोपड़पट्टी के जो नेता है वहाँ से सबका हम आज धन करेंगे करके। लेकिन एसआरए के ऑफिसर आज दशहरा का दिन 3 लोगों को जो पात्र है ऐसे लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए आए थे। लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैं गया, हजारों कार्यकर्ता वहाँ पर आ गए, सारे मीडिया के लोग आ गए और उन्होंने माफ़ी मांगी। सिर्फ मौखिक माफ़ी नहीं मांगी तो लिख कर दिया उन्होंने कि हमारे से गलती हुई है करके। हम अभी मैं कल देखूंगा उसके बारे में क्या करने का करके। लेकिन ये स्लम फ्री मुंबई का कंसेप्ट को मैं आगे आने वाले दिनों में जोर से चलाऊंगा। देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी ने परसों माड़ा में आकर मीटिंग लिया और उन्होंने जीआर निकालने के लिए कहा। अभी जीआर निकल जाएगा, छुट्टी वगैरह था, एक ही वीक के अंदर ये जीआर निकल जाएगा। अगर कोई कारण से ये सारे मसले अगर समाप्त नहीं होते हैं तो दिवाली के 3 दिन मैं इस विषय को लेकर धरने पे बैठूंगा, आंदोलन करूंगा, मुंबई शहर में जागृति लाने का। भारत माता की वंदे गोपाल शेट्टी जी संघर्ष करो। ऐसे झोपड़पट्टी में रहने वाले कई हजारों लोग होंगे जो आज पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि आप जैसा यहाँ राम भी है जो आप रावण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आपकी लड़ाई अब शुरू हो गई है। जन जन तक ये बात पहुँचाना है कि आप इस पूरी लड़ाई में खुलकर सामने आए, चाहे वो बीएमसी का अधिकारी हो या भी झोपड़पट्टी के नेता हो या फिर सरकार के मुलाजिम हो। देखिए, कितने लोगों को मैं जो काम करता हूँ वो पता चले उसका मुझे चिंता नहीं है। मेरा परमात्मा ने जिसने मुझे ये काम दिया है उसको पता चलता है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। गोपाल शेट्टी इस समय लगे हुए हैं कि किस तरीके से स्लम में रहने वाले लोगों का पुनर्वास कराया जाए। अभी क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? जो काम वो करना चाह रहे हैं आखिर वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में स्लम फ्री मुंबई, झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई का मुहिम चलाया जा रहा है। ऐसे में सांसद गोपाल शेट्टी इसको कई वर्षों से लगातार कोशिश कर रहा है कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन के बीच में जो भी भ्रष्ट अधिकारी आता है या फिर उससे संबंधित तमाम जो नेता आते हैं उनके खिलाफ वो आवाज उठाते रहे। ऐसे में एक आश्चर्य की बात है कि दशहरे के दिन भी बीएमसी के एसआरए के भ्रष्ट अधिकारी जो है घर खाली करवाने आते हैं और काफी लोगों को घर खाली करवाने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन उसी वक्त सांसद गोपाल शेट्टी की एंट्री होती है और इस दौरान उन्होंने दबिश लगाकर उन्हें न सिर्फ माफी मंगवाया बल्कि लिखित तौर पर माफी मंगवाते उन्हें वापस भेज दिया और उन जो घर खाली करवाए जाते उसे रोकने में कामयाब है। ऐसे कई मामले आते हैं जो सांसद गोपाल शेट्टी के पास आते हैं, चाहे वो पुनर्वसन का हो या फिर एसआरए से लेकर तमाम जो पीड़ित लोग हैं वो सांसद जी के पास आते हैं और सांसद जी इसमें पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सांसद संकल्प लिया है कि आने वाले दिवाली तक अगर एसआरए से संबंधित तमाम समस्याएं एसआरए का अधिकारी खत्म नहीं करते हैं तो सांसद गोपाल शेट्टी इस पूरे मामले में 3 दिन का अनशन करेंगे और उसकी जिम्मेदार होगी एसआरए के तमाम अधिकारी और उससे जुड़े हुए तमाम झोपड़पट्टी के नेता। तो ये सांसद का मुहिम है जो लगातार चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें अलग अलग इलाकों की देखने को मिली है, ऐसे में सांसद जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि चाहे वो केंद्र की जमीन हो या राज्य की जमीन हो, लेकिन अगर घोर गरीब को झोपड़पट्टी बना हुआ तो उनका पुनर्वसन होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी अधिकारी जो
नियम को, इस जीआर को नहीं मानते हुए घर खाली करवाने की कोशिश करते हैं। कल की तस्वीरें मलार की जो सामने आई वह भी बेहद चौंकाने वाली थी। मलार इलाके में रेलवे लाइन पर रहने वाले करीब 20 साल से जो लोग रहते हैं उन्हें खाली करवाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर कुछ सांसद जी जो है रेलवे ट्रैक पर उतरे और उन्हें रोकने की कोशिश की। दौरान उन्होंने कहा भी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं वो एक मीटिंग रखे, उसमें सांसद जी बैठेंगे और इस पूरे मामले पर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की स्थिति मुंबई में स्लम फ्री मुक्त मुंबई के बीच आ रही है, जिसको लेकर सांसद गोपाल शेट्टी लगातार मुहिम चला रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी रायपुर की खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 7 अक्टूबर यानी कि आज कांकेर जिले के प्रवास पर रहने वाले हैं। वे दोपहर 3:45 पर माकड़ी पहुंचेंगे और यहां से 4 बजे से 4:25 तक नाथियनवा गांव में स्थापित लघु धान्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन इकाई का लोकार्पण करेंगे। साथ ही यहां संचालित अन्य गतिविधियों का भी वे अवलोकन करेंगे। वहीं वे विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कृषकों से भेंट भी करेंगे और उसके बाद वे रायपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 7 अक्टूबर यानी कि आज कांकेर जिले के प्रवास पर रहने वाले हैं। वे दोपहर 3:45 पर माकड़ी पहुंचकर 4 बजे से लेकर 4:25 तक नाथियनवा गांव में स्थापित लघु धान्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन इकाई का लोकार्पण करेंगे। साथ ही संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, सीएम का आज क्या कुछ कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित है? देखिए, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरा कार्यक्रम में रहते हैं। पुनः इस दौरा कार्यक्रम में आज नक्सल क्षेत्र जो बस्तर संभाग है उसकी दौरा में रहेंगे। इसके अलावा जगदलपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा की जो दौरा है वो खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ रायपुर से 10 बजे प्रस्थान कर सीधा जगदलपुर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और वहां दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे और माता के पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ के सुख और समृद्धि की कामना भी करेंगे। उसके पश्चात ही आगे चल करके समाज के जो संगठित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा एक ग्रामीण अंचल की जो परंपरा है, वहाँ मालगुड़ी की जो परंपरा रहती है उसको निभाते हुए वहाँ की जो कार्यशैली है और वहाँ सामाजिक जो संगठन के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। यथावत ये भी है कि वहाँ के जो स्थानीय जो किसान हैं जो नए धान की किस्म की बीजों का उत्पादन कर रहे हैं उनको लेकर भी वहां बैठक की जानी है। उसके संवर्धन और विकास के लिए किस तरीके से प्रयास किया जा सकता है और छत्तीसगढ़ में और किस तरीके से उत्थान किया जा सकता है, इसके ऊपर खास फोकस रहेगी। पल्लवी जी, चलिए, शुक्रिया अखिलेश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम बघेल आज विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। वे कांकेर जिले के प्रवास पर रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 7 अक्टूबर यानी कि आज कांकेर जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे दोपहर 3:45 पर माकड़ी पहुंचकर 4 बजे से नाथियन गांव में स्थापित लघु धान्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन इकाई का लोकार्पण करेंगे। और अब पंजाब की खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को सूबे के 31 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद वे ऐलान किया कि राज्य सरकार राज्य में पशु मेले खोलने जा रही है। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐलान किए हैं। राज्य सरकार 15 अक्टूबर से एक तरफ राज्य में पशु मेले खोलेगी तो इन मेलों को लंपी स्किन रोग फैलने के कारण बंद कर दिया गया था। पंजाब भवन में किसान संगठनों के साथ 2 चरणों की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्सिंग ठेकेदारों की ओर से की जाने वाली मुलाजिमों की भर्ती की प्रथा को बंद करने जा रही है और अब केवल रेगुलर मुलाजिमों को ही भर्ती किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान की आज उग्रहा ग्रुप के साथ भी बैठक है। किसानां दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ मीटिंग हुई और बहुत सारे मसले डिस्कस किए गए खेती नाल संबंधित, क्योंकि पंजाब खेती प्रधान सूबा है। सो खेती नाल संबंधित जिहड़ियां समस्यावां ने खेतां चों निकलियां होईयां वो सरकारां दे कंनां तक जरूर पहुंचणियां चाहीदियां ने। बहुत सारे सुझाव चंगे मिले
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਟਾਈਮਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ। ਤੇ ਜੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾउ करांगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता अमनप्रीत कौर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अमनप्रीत, आपसे जानकारी चाहेंगे, कल भी एक तरफ भगवंत मान ने 31 किसान संगठनों के साथ बैठक की थी और बताया जा रहा है कि आज भी उनकी बैठक है। देखिए, आज बुगराहा ग्रुप के साथ बैठक है। कल की अगर बैठक की बात की जाए तो कल दो अलग अलग किसान जथेबंदियों के साथ जो बैठक की गई थी, और आज उग्राहा ग्रुप के साथ तकरीबन 11 बजे के करीब पंजाब भवन में जो ये बैठक शुरू की जाएगी। और इस बैठक की बात की जाए तो तमाम जो मुद्दे हैं किसानों के, उनके ऊपर ही चर्चा की जा रही है। पराली का मुद्दा हो, चाहे बिजली पानी का मुद्दा हो, या तमाम चाहे गुलाबी सुन्नी का मुद्दा हो, जितने भी मुद्दे हैं किसानों के जुड़े हुए उन सबको सुना जा रहा है। और जो पानी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पे चर्चा की जा रही है। तो आज जो उग्राहा ग्रुप के साथ ही इनकी बैठक है सीएम की 11 बजे पंजाब भवन में शुरू होगी। तो वो भी अपने हल्के के जो तरफ का उनका हल्का पड़ता है उग्राहा ग्रुप का, तो वो अपनी जो मांगे हैं, अपनी जो उनकी है, वो आज जो है सीएम के सामने जरूर रखेंगे। और इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर है कुलदीप धालीवाल, वो भी उनके साथ जो इस पूरी बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि एक बड़ा ऐलान किया है यहाँ पर भगवंत मान ने कि राज्य सरकार 15 अक्टूबर से राज्य में पशु मेले खोलने जा रही है। देखिए, वो इनकी मांग थी कि पशु मेले जो खोले जाएं, कि हालांकि सरकार ने जो बंद किया था वो सिर्फ लंपी स्किन की वजह से बंद किया था, क्योंकि लंपी स्किन बहुत ज्यादा चुकी है, वो फैल रही थी जो पशु हैं, और सरकार नहीं चाहती थी कि ये लागेदी बीमारी है तो इसमें किसी चीज का कुछ हो, तो जिस वजह से उनकी तरफ से सिर्फ बंद किया गया था। हाँ, वो ऐलान उन्होंने कल किया है कि वो भी इनकी मांग थी कि पूछा किया जाए कि जब हरियाणा में हो रहे हैं, सब जगह पर हो रहे हैं, तो पंजाब में क्यों नहीं हो रहे हैं। ये जो मांग है ये रखी गई थी रुजू सिंह मानसा की तरफ से, और उन्होंने ये मांग रखी थी, और उस मांग से उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपसे हम शुरू कर देंगे। तो ये सिर्फ लंपी स्किन की वजह से बंद किया गया था, कोई कारण नहीं था। और सरकार हर साल ही पशु मेले करवाती है, और उसी के तहत इस बार भी पशु मेले होने थे। शुक्रिया मनप्रीत, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की खबर की ओर। जनवरी 2022 से अब तक लगभग 1 करोड़ 62 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय ने कहा कि इस साल केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटकों की संख्या भारत की आज़ादी के बाद सबसे अधिक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा श्रीनगर में लगभग 2000 करोड़ रुपए की 240 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के एक दिन के बाद यह आंकड़े जारी किए गए। करीब 3 दशकों के बाद कश्मीर फिर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। पर्यटन अधिकारियों का कहना है कि यह कश्मीर पर्यटन के स्वर्ण युग की वापसी है। इस वर्ष जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या केंद्र शासित प्रदेश में हुए समग्र विकास और परिवर्तन की गवाही देती है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है और जनवरी 2022 से अब तक 1 करोड़ 62 लाख पर्यटक जम्मू कश्मीर जा चुके हैं, जो आज़ादी के 75 साल में सबसे ज्यादा हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, एक अच्छा संकेत यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, उस दौरान भी इतने पर्यटक जो हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं आए हैं। धारा 370 और 35 से हटने के बाद जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं उसके मुताबिक 1 करोड़ 62 लाख लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में पर्यटन के तौर पर आए हैं, पर्यटक बनकर आए हैं। और कहा जाए तो जम्मू कश्मीर के, अगर कहा जाए तो आर्थिक रीढ़ की हड्डी जो है वो पर्यटक ही है, क्योंकि पर्यटक आएंगे
तो रोजगार के अवसर जो है लोगों को मिलेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर नहीं है, सिर्फ सिवाय गवर्नमेंट सेक्टर के। तो गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इतनी नौकरियां नहीं है। तो पर्यटक जो है काफी ज्यादा आए हैं। इसके आंकड़े जो हैं अमित शाह के दौरे के दूसरे दिन ही जारी किए हैं और श्रीनगर में कहा जाए तो लगभग 2000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी जो है अमित शाह ने किया है और उसके बाद ही ये आंकड़े जारी किए गए हैं। और करीब 3 दशकों के बाद कश्मीर में फिर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। कुछ अधिकारी जो हैं उनका कहना है कि ये पर्यटन युग की कश्मीर में पर्यटन युग के स्वर्ण युग की वापसी है कहा जाए तो, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से पर्यटक वहां पर आ रहे हैं, खासकर कश्मीर घाटी में। पहले मैं आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी में 90 से लेकर अब तक जो है करीब 3 से 4 दशकों तक जो है लगातार आतंकवाद का बोलबाला रहा है। हालांकि अभी भी आतंकवादी जो है घटना को अंजाम देते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो हैं और लगातार आतंकियों को मारा भी जा रहा है, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। उसी के चलते बीच में अगर पर्यटकों की बात करें तो काफी संख्या में 1,62,62,00,000 जो पर्यटक हैं वो पहुंचे हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत हैं। और अब फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री जो है कभी 70 के दशक में 60 और 70 के दशक में कश्मीर घाटी में बहुत सी फिल्में जो हैं वो बनी हैं, लेकिन अब कहा जाए तो अब फिल्म इंडस्ट्री ने भी कश्मीर घाटी का रुख शुरू कर दिया है। कई सिनेमा हॉल खुले हैं और यही वजह है कि पर्यटक जो हैं अब कश्मीर की ओर रुख कर रहे हैं। जी शुक्रिया रविंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी लखनऊ की खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा का नीला झंडा काफी फीका पड़ चुका है। प्रदेश में कभी ताकतवर रही बसपा अब कमजोर हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी को अब एक बार फिर ताकतवर बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। इसके लिए पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आगामी निकाय चुनाव में पार्टी को सशक्त करने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद को लेकर पार्टी की कोर कमेटी के साथ मंथन किया। पार्टी में आगामी 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर विभिन्न आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। मायावती को उम्मीद है कि इन आयोजनों से एक बार फिर पार्टी का खोया हुआ जनाधार वापस हो सकेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश के सभी मंडलों में पार्टी संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। सेक्टर प्रभारियों से लेकर जिला अध्यक्षों को बीएसपी मुखिया की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा किस तरीके से अब तैयारियों में जुट गई है? देखिए 9 तारीख को जो बसपा के संस्थापक हैं काशीराम की परिनिर्वाण दिवस है। उस दिवस पर कहीं न कहीं बसपा अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाने की लगातार कवायद में जुट गई है। और कहा जा सकता है कि 2024 को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां जहां अपनी सियासी विसाख जो बिछाने का काम कर रही है, वही बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब कहीं ना कहीं, चाहे वो निकाय चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, उन सब में कहीं ना कहीं वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी ताकत आजमाइश के लिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है बसपा सुप्रीमो, और आगामी जो चुनाव 2024 है उसको देकर पार्टी के साथ जो कमेटी है उसके मंथन करने का काम किया है। और काशीराम की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर वह तमाम तरह के कार्यक्रम का आयोजन का बात कही गई है। और उन्होंने कहा है कि काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर वह जिलों में और जो कमेटियां हैं वो अलग अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट है उन सबको कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अलग अलग कार्यक्रम करें और कहीं ना कहीं बसपा का जो खोया हुआ जनाधार है उसको वापस लाने के लिए कवायद तेज की जाए, चाहे वो निकाय चुनाव हो चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। और काशीराम की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित करें और साफ तौर पर इसके लिए रूपरेखा भी तैयार कर दी गई है, क्योंकि बसपा ने उत्तर प्रदेश पे पूरी तरह से अपना जनाधार जिस तरह से कांग्रेस ने खोया उसी तरह बसपा ने भी खोया और एक ही सीट बसपा के पास है और उमा शंकर सिंह का। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि
ज्यादा से ज्यादा निकाय चुनाव में हिस्सा लेकर और अपने जो कार्यकर्ता है, जिनको जिम्मेदारी, जिनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, उनमें ज्यादा से ज्यादा सीटें ला सके। और साथ ही साथ लोकसभा में, क्योंकि पिछले लोकसभा सीट में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और कहीं ना कहीं गठबंधन के दौरान बसपा ने अच्छी खासी सीटें निकाली थी और कहीं ना उसके बाद बसपा और सपा में दोनों के बीच में जो बुआ भतीजी का रिश्ता है उसमें तरक्की आ गई थी और उसी के बीच बसपा सुप्रीमो इस बार अकेली दिखाई दे रही है मैदान में और कहीं ना कहीं अब वो जोर आजमाइश के लिए लग गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने सांसद जिता पाए, निकाय चुनाव में अपने ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी को जिता सके। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बसपा का नीला झंडा काफी फीका पड़ चुका है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अब एक बार फिर से ताकतवर बनने के लिए जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबर की ओर। मौसम के रेड अलर्ट के बीच उत्तराखंड में भारी वर्षा का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक रुक रुक कर मेघ बरस रहे हैं। कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर को छोड़कर सभी 5 जिलों में स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिया गया। गढ़वाल में पौड़ी और उत्तरकाशी जिले में आज स्कूल बंद हैं। अन्य जिलों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमों को सतर्क कर दिया गया है। उत्तराखंड में मानसून की विदाई से पहले मौसम के तेवर बदल गए हैं। उत्तरकाशी से मानसून की विदाई शुरू हो गई है, वहीं कुमाऊं में भारी वर्षा का क्रम बना हुआ है। गुरुवार को प्रदेश में कई स्थानों पर भारी वर्षा के 2 से 3 दौर रहे। हालांकि अभी किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार शुक्रवार को कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने का अनुमान है, जबकि शनिवार को भी बहुत भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। खासकर कुमाऊं में वर्षा मुश्किल बढ़ा सकती है। इस दौरान नदी नालों के किनारे बाढ़ के हालात, मैदानों में जलभराव होने की संभावना, पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानें खिसकने के साथ भूस्खलन हो सकता है। चोटियों पर हिमपात होने का अनुमान है। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे, उत्तराखंड में इस समय मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दूं कि मानसून की अगर बात की जाए तो जाने से पहले कहीं ना कहीं जो 2 दिन उन्होंने मानसून की उत्तराखंड का काफी भारी महसूस पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं बीते रोज और आज की अगर बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड में यहाँ पर लगातार बारिश का दौर जारी है। कुमाऊं के सभी 6 जिलों में लगातार बारिश यहाँ पर जारी है और इसी के चलते यहाँ पर आज कुमाऊं के सभी स्कूलों में यहाँ पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था यहाँ पर जो जिलाधिकारी थे उनकी तरफ से। और पूरी तरीके से जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर टीमें तैनात कर दी गई है आपदा प्रबंधन की और यहाँ पर जो आपदा मित्र है उनको लेकर के, क्योंकि लगातार बारिश के चलते जो मार्ग अगर अवरुद्ध होते हैं और कोई घटना घटती तो उस पर कहीं ना कहीं तुरंत कार्रवाई की जा सके, उसको लेके यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और वहीं लगातार मौसम जो है कल से ही यहाँ पर लगातार खराब बना हुआ है और जो यहाँ तैयारी की गई है वो पूरी तरीके से मौसम विभाग के चेतावनी की वजह से लगातार प्रशासन अलर्ट था। उसको देखते हुए अभी कोई अपनी घटना हालांकि नहीं घटी है, लेकिन प्रशासन लगातार तैयारी किए हुए है और मौसम का मिजाज देख के साफ तौर से लगता है कि अभी ये मौसम देर तक यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर सकता है। उसको लेकर के लोगों में दिक्कतें और यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, तो उसके बाद से यहाँ पर जो राहगीर हैं और जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं सावधानी बरत रहे, क्योंकि यहाँ पर जो लैंडस्लाइडिंग की खबरें आ सकती हैं और लगातार बारिश होने के चलते कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। उसको लेकर के लोग यहाँ पर सतर्कता बरत रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल पल्लवी, यहाँ क्योंकि आज रेड अलर्ट घोषित है। कुमाऊं के यहाँ सभी 6 जिलों में कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी उन्होंने पहले ही कोई घटना यहाँ पर ना घटे और बच्चों को दिक्कतें ना हो उसको लेकर के यहाँ पर अवकाश घोषित कर दिए थे। सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को यहाँ पर निर्देशित किया था कि आज स्कूल ना खोलें और उसको लेकर के आज यहाँ पर अवकाश घोषित है। और लेकिन जो बारिश है वो देर रात से लगातार हो रही है, कहीं ज्यादा बारिश की खबरें आ रही है, कहीं कम बारिश की, लेकिन जो मौसम लगातार खराब बना हुआ है और जो प्रशासन है वो तैयारी यहाँ जरूर कर रहा है, क्योंकि अगर कोई दिक्कतें होती तो उस पर कार्रवाई की जा सके और जो मार्ग अगर अवरुद्ध होते तो वहां पर कहीं ना कहीं तुरंत कार्रवाई की जा सके। मौसम विभाग ने कितने दिन का अलर्ट जारी किया अमित, की कब तक कितने दिन तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है?
हाँ देखिए, पहले भी बात की जाए मौसम विभाग की तरफ से 6 और 7 यानी कल और आज के लिए यहाँ पर बीते रोज यहाँ पर जो कल की बात की जाए, कल और आज के लिए यहाँ पर रेड और ऑरेंज यहाँ पर जो अलर्ट घोषित किया गया था। अभी कल से यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट यहाँ पर नहीं किया गया है, तो लेकिन मौसम कल यहाँ पर जरूर खुल सकता है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो गढ़वाल मंडल के साथ साथ कुमाऊं मंडल में भी यहाँ पर दिक्कतें हैं। मौसम लगातार यहाँ पर बना हुआ है बारिश का, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो है दिक्कतें हो सकती है, उसको लेकर के प्रशासन से भी यहाँ पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर तैयारी में लगा हुआ है कि अगर कोई घटना यहाँ पर घटती है तो कहीं ना कहीं उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। लेकिन मौसम यहाँ पर आज जरूर खराब बना हुआ है। कल की बात की जाए तो कल यहाँ पर मौसम खुलने की संभावना जताई जा रही है। जी शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।